चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सब स्थिति फेस करनी चाहिए, यही जीवन का उतार चढ़ाव है ना। देखिए कल आप लोग को एक प्रॉब्लम कराया गया था जी आई जे इज इक्वल टू एन, ये होमवर्क दिया गया था। कहते कि इसकी वैल्यू कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो मिलेगी डेल जे जे, और आपको पता है डेल जे जे की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन। मुश्किल से 2 लाइन का सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट इसका 4th पार्ट लिखिए। 4th पार्ट में आपको प्रूफ करना है जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ठीक है, उतारिए 4th पार्ट, डालिए प्रूफ। इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, इसका बेसिकली एप्लीकेशन बहुत सारी जगह है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह ये रिजल्ट यूज़ होता है। हो गया भाई, डालिए प्रूफ। अभी जस्ट मैंने आपको एक आइडेंटिटी रिमाइंड करवाई, ये वाली 3rd प्रॉपर्टी थी ना। 3rd प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये प्रूफ करने चल रहे हैं। प्रॉपर्टी 3rd में हमारे पास है जी आई जे इज इक्वल टू एन, ये 3rd प्रॉपर्टी में हमारे पास था। अगर आप देखें तो यहाँ x पे पावर k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ है। हम इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं x पे पावर k के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग above equation with respect to x पे पावर k कॉमा v गेट, x पे पावर k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराइए। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को एज सच उतार दिया जी आई जे, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। और हमको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दिस इम्प्लाइज दैट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, इसको पहले लिख रहे हैं जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे आपको वही आइडेंटिटी मिल गई जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में इसका एप्लीकेशन कैसे आता है वो भी बता दें। मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है, ज़रा इस पर नोटिस करिएगा। एक ऊपर है, दैट मीन्स एक कंट्रा वेरिएंट में है तो साथ में को वेरिएंट का डिफ्रेंशिएशन है। एक को वेरिएंट में है तो साथ में कंट्रा वेरिएंट का डिफ्रेंशिएशन है। दैट मीन्स ऑपोजिट नेचर वाले टर्म्स को आपस में इंटरेक्ट कराया गया है। कंट्रा वेरिएंट टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ को वेरिएंट टर्म प्लस को वेरिएंट टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंट्रा वेरिएंट टर्म इज इक्वल टू 0 एंड द प्रॉपर्टी इज these all term consist of same index। अगर आई जे यहाँ है, आई जे यहाँ है, आई जे यहाँ है, आई जे यहाँ है, ऐसा नहीं है कि कहीं एच के आ गया। सब जगह आई जे है तो सब जगह आई जे है। और यहाँ पे भी अगर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है तो दोनों जगह के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। तो कहीं प्रॉपर्टी के तौर पे ये यूज़ कैसे होता है, कई बार इसकी जगह कहेगा कि ये मान आता है, तो ये प्रॉपर्टी कई जगह इस तरीके से यूज़ की जाती है, इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सी जगहों पे जब आप बड़े बड़े एक्सप्रेशन प्रूफ करेंगे तो आपको डायरेक्टली इस रिजल्ट की जगह ये रिजल्ट लिखना होगा। अब इस रिजल्ट की जगह ये रिजल्ट डायरेक्टली आया कहाँ से, यहाँ से आया, इसलिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखिए प्रूफ में, फ्रॉम द प्रॉपर्टी थर्ड comma we have from the property third
comma we have from the property third comma we have यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारिए, यहाँ से यहाँ तक। हो गया। पढ़ाई एकदम शुरू कर दीजिए, कोर्स एकदम समय से कंप्लीट होगा, है ना। वैसे भी इस बार दिवाली पे ऐसा कोई पॉम्प एंड शो तो हो नहीं रहा है कि जिसके लिए आप लोग बहुत घूमे फिरे। थोड़ा सा सुबह से पढ़ाई करिएगा, कोशिश करिए कि दिवाली के बाद जब आप आएँ तो कम से कम इतना आपका तैयार हो जितना आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्योंकि अब कोर्स बहुत तेज़ी से भागेगा और आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि कॉलेज और कोचिंग के चक्कर में आप टाइम निकाल नहीं पाएंगे अब। इसलिए आपको मेजर सेक्शन हम पहले ही पढ़ा दिए कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 5th पॉइंट लिखिए, लास्ट प्रॉपर्टी, और उस पर लगाइए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 5th प्रॉपर्टी में आपसे कहा है डेल ब्रैकेट में log g अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू माइनस जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। कई साल पूछा गया है ये, पूरी किताब में लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 जगह आएगा। एक लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ आया है, एक लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन आगे मिलेगा। आगे का मतलब नेक्स्ट चैप्टर में। इन दोनों में से एक ज़रूर एग्जामिनेशन में आता है, क्लैश करता है इन दोनों में से एक। डालिए प्रूफ। देखिए किसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, जी का, है ना। आप जानते हैं g इज इक्वल टू नथिंग बट g इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी आई जे। बताया गया है कि जी आई जे मतलब फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर, जी आई जे को बोलते हैं फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर। फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर एक डिटर्मिनेंट होती है जिसकी मॉड्यूलस वैल्यू को ही हम जी कहते हैं। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, केवल और केवल उसी कंडीशन में जी आई जे का इन्वर्स निकलता है, और जी आई जे के इन्वर्स को हम जी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर और इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर, ठीक है। अब हमसे कहा है कि इसका डिफरेंशिएशन हमको चाहिए के के रिस्पेक्ट में। देखिए कैसे कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू x पे पावर k कॉमा वी गेट। चूँकि k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था तो यहाँ पे भी हम x पे पावर k के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डेल g अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू डेल मॉड जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। आपको ध्यान आ रहा होगा पहले चैप्टर में हमने एक आर्टिकल करवाया था डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। वहाँ कहते थे कि डिटर्मिनेंट के किसी भी टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है
वो किसी भी डिटर्मिनेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो उसके टर्म के डिफरेंशिएशन और उस टर्म के कोफैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपको वहाँ पे एकदम क्लियरली लिखवाया गया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन उसके हर एक टर्म के डिफरेंशिएशन का कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसके बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है Aij इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, कोई हमसे कहे इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कहेंगे डेल Aij अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू, कितने टर्म आए हैं इसमें? 4 टर्म आए हैं। चारों को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कराइए। सबसे पहले इसकी बारी, तो आएगा डेल A11 अपॉन डेल एक्स के इंटू कोफैक्टर ऑफ A11 इन A, ठीक, प्लस उसके बाद हम इसके दूसरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कहेंगे डेल A12 अपॉन डेल एक्स के इंटू कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A12 इन A, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 इन A, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22 इन A। ये किसी भी डिटर्मिनेंट को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका होता है। हम यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला ने कहा था ड्रॉप द समेशन, अडॉप्ट द कन्वेंशन। अगर कहीं समेशन नहीं है, इट डजेंट मैटर, आप आई और जे की वैल्यू लगातार 11, 12, 13, 14, 15, 16 टेंडिंग टू 1n, 21, 22, 23, 24, 25 डैश 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 टेंडिंग टू 2n, 31, 32, 33, 34, 35 डैश 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 टेंडिंग टू 3n and so on, n1, n2, n3, n4 डैश 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 टेंडिंग टू nn तक लेकर के चलेंगे। दैट मीन्स ड्रॉप द समेशन, अडॉप्ट द कन्वेंशन। अगर आपने कहीं समेशन या सम नहीं लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो समेशन नहीं है। आपका इंडेक्स इस बात की गवाही देगा कि वहाँ पे हम समेशन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया था बहुत स्टार्टिंग में। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो मिलेगा डेल जी अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू, इसका मतलब होगा डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इंटू कोफैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट से लिखा है। बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मिलेगा दिस इम्प्लाइज डेल जी अपॉन डेल एक्स के इंटू डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। एक फॉर्मूला लिखवाए थे आप लोगों को इस चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में, सिंस जी आई जे इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करिए, कोफैक्टर, वेरी गुड, कोफैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी अपॉन जी। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था। इस फॉर्मूले से अगर आप कोफैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी की वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी जगह आ जाएगा जी इंटू जी आई जे। क्लियर है भाई? इस पूरे की जगह हमने लिख दिया जी इंटू जी आई जे। आगे बढ़े। अब देखिए, ये उतार लिया था ना भाई। अब आगे हमको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट डेल जी अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू,
इस जी को हम बाहर ला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मिलेगा जी इंटू कम्यूटेटिव लॉ, ये भी आगे आ जाएगा, जी आई जे, ठीक है, ये एक टर्म ये दूसरा टर्म, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, साथ में मिलेगा डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। दिस इम्प्लाइज इस जी को उठा करके यहाँ भेज दीजिए, तो आएगा 1 अपॉन जी डेल अपॉन डेल एक्स के इंटू जी इज इक्वल टू जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। इस टर्म को हम कुछ लिख रहे हैं, बस हमको इतना बता दीजिए ये सही है या गलत। डेल अपॉन डेल एक्स के, इसकी जगह हमने लिख दिया लॉग जी इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कराइए, लॉग जी का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन जी, जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल जी अपॉन डेल एक्स पे पावर के, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन टी डेल बाई डेल एक्स के जी पे ऑपरेट हो गया, तो हमने इसकी जगह ये चीज़ लिख दिया। साथ में मिलेगा जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, इसको कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमको केवल फर्स्ट पार्ट मिला है, ठीक है, हमने केवल यहाँ से यहाँ तक की कहानी को प्रूफ किया है। क्लियर? थर्ड पार्ट के प्रूफ के लिए देखिए हम क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम प्रॉपर्टी 3, अगेन फ्रॉम प्रॉपर्टी 4 कॉमा वी गेट, अभी जस्ट मैंने आपको प्रॉपर्टी 4 प्रूफ कराया है। प्रॉपर्टी 4 में आपने कहा था कि कंट्रा और कोवेरिएंट का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन था। क्या कॉम्बिनेशन था, जी आई जे दैट इज कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ कंट्रा वेरिएंट प्लस कंट्रा वेरिएंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोवेरिएंट इज इक्वल टू 0, है ना, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कोवेरिएंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कंट्रा वेरिएंट प्लस कंट्रा वेरिएंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोवेरिएंट, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग जनरल भाषा में यही यूज ही करते हैं, फिर वो ये नहीं कहेंगे अरे वो प्रॉपर्टी 4 कौन, प्रॉपर्टी 4 गायब, ये बात नहीं कहेंगे, हमेशा यही कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट वाली से ये प्रॉपर्टी हो गई। अगर इससे हम वैल्यू को निकालें, इस वाली वैल्यू को, तो मिलेगा जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू, ये उधर ट्रांसफर होगा, मिलेगा माइनस जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, 1 मिल गया 2 मिल गया, कंबाइन करवा दीजिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही आप अपने इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइंड करेंगे आपको मिल जाएगा वी गेट, तुरंत यू गेट द रिजल्ट, क्या मिलेगा, डेल लॉग जी अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू, इससे ए टू बी बी टू सी माइनस जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जिसकी आपको ज़रूरत थी। बहुत पूछा जाता है, या तो ये लॉग वाला आता है या जो दूसरा हम लॉग वाला बोल रहे हैं वो आता है, इन दोनों में से एक पेपर में आपको दिख जाएगा हर हालत में, ठीक है, उतार डालिए। प्रूफ में लिखिए, since we know that the metric tensor G is given by, since we know that the metric tensor G is given by, since we know that the metric tensor G is given by, अब यहाँ से पूरा उतार डालिए, G इज इक्वल टू मॉड जी आई जे, जरा आई जे का मान बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक होगा, फॉर एवरी आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1 to n, उतारिए।
कल हम इसमें शुरू करेंगे क्रिस्टोफल सिंबल, है ना। आज हम कोशिश करेंगे कि रिमानियन ख़त्म हो जाए और कल से इसमें शुरू कर देंगे क्रिस्टोफल सिंबल। कल भी 2 घंटे का क्लास है, ठीक है। दो क्या 3 घंटा, 1 घंटा सर का रहेगा, फिर सर का भी रहेगा ना क्लास, 3 से 6 कल भी है। कल पढ़ाने के बाद फिर आपकी परसों से छुट्टी है, कल पढ़ा करके छुट्टी होगी। पढ़ाएंगे 2 घंटा हम पढ़ाएंगे, फिर सर पढ़ाएंगे। चक्कर का चैप्टर बहुत लंबा है, हमको नवंबर में हर हाल में एनी हाउ ख़त्म करना है फर्स्ट सेक्शन। एक चैप्टर अगर छोड़ दें तो ख़त्म करना है, जिससे कि आपका दिसंबर में कर्व इन स्पेस शुरू हो सके। दिसंबर फर्स्ट वीक में, हाँ। दिवाली बाद डेट दिए थे ना, दिसंबर फर्स्ट वीक, और जनवरी फर्स्ट वीक में मैट्रिक स्पेस का बताए थे ना। दिसंबर में 2 दिन हम ऑफ करेंगे आपका, 7 दिसंबर 3 दिन, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, ठीक है। और उन तीनों दिनों की जगह हम 3 संडे पढ़ाएंगे, अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दिवाली 1-2 संडे पड़ जाएगा, उसके बीच में 2 संडे को क्लास चलेगा, और 1 संडे का 8 दिसंबर के बाद, ठीक है। क्लास एक भी आपका मिस नहीं होगा। 3 दिन अगर हम ऑफ लेंगे तो उसको हम 3 संडे में बैलेंस कर देंगे। इस समय एक एक दिन की छुट्टी जहर साबित हो जाएगी। एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी है, मतलब एक भी दिन नहीं। एक दिन जहाँ छुट्टी हुई वहाँ आप 3 घंटा पीछे, 9 घंटा 10 घंटा 3 दिन का पीछे हो जाएंगे। 9-10 घंटा बहुत होता है। हो गया भाई। हम आप लोगों से जिक्र कर रहे थे कि कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो मतलब जिसमें से एक टाइप का ज़रूर एग्जामिनेशन में आता है ना। अब हम लोग उसकी स्टडी करने चलेंगे। जैसे आप लोगों को याद होगा तो हमने कल आप लोगों को कराया था GIJ और उसका इन्वर्स निकालना, ठीक है। आज उसके आगे और थोड़ा आप लोगों को ध्यान आ रहा हो, बैक में जाएँ तो एक बार हमने आप लोगों को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना बताया था, याद आया? वो भी बड़े क्वेश्चंस में इन्वॉल्व है। आज उसी टाइप के हम बड़े क्वेश्चंस अब आप लोगों को शुरू कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, 5 नंबर में एक बड़ा क्वेश्चन फिक्स है, चाहे उधर से आए जो हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना बताया था, चाहे इधर से आए, एक क्वेश्चन फिक्स है, हर हाल में आता है, ठीक है। ये ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद अभी हम लोग उस पर आ रहे हैं। हो गया भाई, सबका हो गया, आपका हो गया अमृता? नेक्स्ट लिखिए, लेट नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं अब ये ख़त्म हो गया 5 पार्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन है, लिखिए लेट GIJ एंड GIJ, लेट GIJ and GIJ are component of fundamental tensor, are component of fundamental tensor and
रेसिप्रोकल फंडामेंटल सिमेट्रिक मैट्रिक टेंसर एंड रेसिप्रोकल फंडामेंटल सिमेट्रिक मैट्रिक टेंसर एंड रेसिप्रोकल फंडामेंटल सिमेट्रिक मैट्रिक टेंसर। इसको बोलते हैं फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर। ये भी सिमेट्रिक होता है और ये भी सिमेट्रिक होता है, ये कोवेरिएंट होता है, ये कंट्रावेरिएंट होता है, इसका ऑर्डर भी 2 होता है, इसका ऑर्डर भी 2 होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ जी आई जे ऐसे, इफ जी आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर I does not equal to j. If Gij is equal to 0 for I does not equal to j, then prove the following. Then prove the following. Then prove the following. पहला पॉइंट, Gij is equal to 0 for I does not equal to j। दूसरा, Gii is equal to 1 upon Gii। अनसॉल्व में देखिएगा कितनी बार आया हुआ है ये, अभी देखेंगी, घर जाके देखिएगा। ठीक है, किया जाए इसको। अच्छा ये बताइए, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कहते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32, G33 होता है। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में डायगोनल में आए हुए एलिमेंट्स के इंडेक्स सेम होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स के इंडेक्स अलग अलग होते हैं। ये फिक्स है। आप कितने भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बना लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। चूँकि आप कहते हैं कि आई की वैल्यू हमेशा जे के बराबर होगी, चाहे दोनों 1 2 हो, चाहे दोनों 1 2 3 हो, चाहे दोनों 1 2 n हो, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस पेपर में हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर डिटर्मिनेंट की स्टडी करते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप डायगोनल्स के एलिमेंट को निकाल दें तो बाकी बचे हुए जो एलिमेंट होते हैं उनके इंडेक्स आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। आपके थ्योरम में दिया गया है कि अगर इंडेक्स बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या है, 0। अगर हम अब Gij का मान लिखें तो Gij की वैल्यू के लिए जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे उसमें अगर हम इस स्क्वायर डिटर्मिनेंट के डायगोनल को छोड़ दें तो बाकी सारे एलिमेंट्स के इंडेक्स अलग अलग है, और जब एलिमेंट्स के इंडेक्स अलग अलग होंगे तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आखिरी मान ले रहे हैं, 0 0 0 0 0 0, सब 0 मतलब। तो इस केस में आपको डायगोनल्स के एलिमेंट को अगर लिखें तो क्या मिलेगा, देखिएगा। बेसिकली आपको मिल जाएगा G11 पूरा लिख दे रहे हैं, G12, G13, G1n, G21, G22, G23, G2n, G31, G32, G33, G3n, और लास्ट में आपको मिलेगा Gn1, Gn2,
Gn3 Gnn. This implies Gij is equal to G11 0 0 0 0 G22 0 0 G33 ठीक है G33 0 और ये आपको मिलेगा 0 0 0 Gnn। इसका रीज़न क्या है कि Gij का मान 0 है फॉर I डज नॉट इक्वल टू J के लिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब हमको जो प्रूफ करना है ज़रा उसको देखिए। ये बताइए, ये इसका रेसिप्रोकल कहलाता है। रेसिप्रोकल केवल तब निकलता है जबकि स्मॉल g की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो पहले ये कंफर्मेशन हमको दीजिए कि स्मॉल g की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, करवाइए। नाउ स्मॉल g इज इक्वल टू मॉड ऑफ Gij। बताइए भाई, इस डायगोनल डिटर्मिनेंट का कैसे निकालते हैं जी? मॉड्यूलस क्या आएगा बताइए, करिए कॉपी में। इस पे ना कर पाए तो 3x3 की डिटर्मिनेंट लेकर के देखिए क्या आता है। 3x3 की डिटर्मिनेंट लीजिए, 2x2 की डिटर्मिनेंट लीजिए, 4x4 की लीजिए। 2x2, 3x3, 4x4 और देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है मॉड लेने पे। हाँ, वेरी गुड, डायगोनल्स एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए अगर 2x2 की होती है तो मिलता है A B 0 0, यही होगा। जब आप A के रिस्पेक्ट में करेंगे, B 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा? A B, मतलब डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई। 3x3 की लेते हैं तो मान ले रहे A 0 0 0 B 0 0 0 C। निकालिए मॉड इसका। सबसे पहले A के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, A के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा BC माइनस 0, ठीक है। बाकी दोनों के रिस्पेक्ट में जैसे ही ओपन करेंगे अपने आप 0। रिजल्ट क्या आया? ABC। ऐसी 4 डायमेंशन में करेंगे तब भी यही होगा। होगा क्या? अगर इसके रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करते हैं तो इन सब के करस्पॉन्डिंग तो 0 हो गया, केवल बचा किसके करस्पॉन्डिंग? G11। और जैसे ही G11 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? 0। तो अगर इस केस में हम G की वैल्यू निकालें तो G की वैल्यू में केवल डायगोनल्स के एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है और डायगोनल्स के एलिमेंट मल्टीप्लाई करके आपको देंगे, चलिए मल्टीप्लाई कराइए, आएगा G11 G22 G33 और बढ़ते बढ़ते ऐसे ही आएगा Gnn। और आपको पता है इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि आपको दे रखा है जो सेम इंडेक्स है वो कभी भी 0 वैल्यू को कंटेन नहीं करते हैं। द टर्म विच हैव ऑपोजिट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। The term which has opposite index is equal to 0 and the term which have same index will never be equal to 0। इसमें से कोई भी 0 नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 के बराबर नहीं आएगा। आगे बढ़े, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब चूंकि G हमारा नॉन ज़ीरो है तो इस केस में अब हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए एलिजिबल हो गए। अब हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकलवाइए। नाउ चलिए भाई, पहले पार्ट में इसमें जो कह रहा है Gij की वैल्यू 0 होगी जब I इक्वल टू J नहीं है। कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक इसी के तरीके से करेंगे। हम इसके लिए G11 निकालेंगे, G22 निकालेंगे, G33 निकालेंगे, Gnn निकाल देंगे और दिखा देंगे वो सब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर G12 निकालेंगे, G13 निकालेंगे, G1n निकालेंगे।
G21 निकालेंगे, G23 निकालेंगे, G2n निकालेंगे और दिखा देंगे वो सब ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, निकलवाइए, हमको तो आता नहीं है, आप ही लोग निकलवाएंगे भाई। चलिए निकलवाइए। यहाँ देखिए, नाउ GIJ का फॉर्मूला होता है कोफैक्टर ऑफ GIJ इन G अपॉन G। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इससे सबसे पहले अब हम वैल्यू निकालने चल रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट G12 की, या पहले G11 की निकाल लीजिए। G11 की वैल्यू आएगी कोफैक्टर ऑफ G11 इन G अपॉन G। कैसे निकलेगा देखिए, किसका कोफैक्टर निकालना है? G11 का। जिसका कोफैक्टर निकालना हो उसको ढक दीजिए, ढक दिए। इस बची हुई डिटर्मिनेंट को अगर आप देखें तो वो n-1 क्रॉस n-1 की होगी, क्योंकि n में से आपने एक रो और एक कॉलम को निकाल दिया। जब n में से एक रो और एक कॉलम निकलेगा तो n-1 क्रॉस n-1 की होगी। इसकी भी खासियत ये है कि डायगोनल्स के एलिमेंट है, बाकी सब जीरो है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इसके रिजल्ट मिलेगा G22। ये तो ढक गया है, बचे हुए एलिमेंट कहाँ से शुरू होंगे? G22 से। G22, G33, G44 और लास्ट में क्या आएगा? GNN और अपॉन G का मान जैसे ही रखेंगे हमको मिल जाएगा G11, G22, G33, GNN। मेरे हिसाब से सब कट पिट जाएंगे और G11 की वैल्यू 1 अपॉन G11 आएगी। ठीक, G22 निकालिए। G22 में कहेंगे कोफैक्टर ऑफ G22 इन G अपॉन G। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट G22 इज इक्वल टू, जैसे ही G22 का कोफैक्टर निकालेंगे इसको ढक देंगे, फिर n-1 क्रॉस n-1 की डिटर्मिनेंट होगी। डायगोनल्स के एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सब जीरो। इस रिजल्ट में 2 नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो बाकी सब आएंगे तो आपको मिलेगा G11, G33, G44, GNN होल अपॉन G से डिवाइड करेंगे G11, G22, G33, GNN, कुल मिलाकर के आएगा G22 इज इक्वल टू 1 अपॉन G22। ये भी पार्ट इसी के साथ ही प्रूफ हो जाएगा। इस पार्ट में कहा था ये प्रूफ करने के लिए, देख लीजिए वही सब आ रहा है ना। अब क्या निकालेंगे हम लोग इससे? G33। जैसे ही G33 निकल जाएगा तुरंत ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि जैसे 1 के लिए, जैसे 2 के लिए, जैसे 3 के लिए, वैसे बाकी सब के लिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद हम G12, G13, G1n निकालेंगे। G12 मतलब अलग अलग, है ना। लिखिए इतना, कुछ लिखवाएं अभी तक? सॉल्यूशन डलवाएं केवल। लिखिए, सिंस द metric tensor G, since the fundamental metric tensor Gij is defined as, since the fundamental metric tensor Gij is defined as, नीचे Gij is defined as, फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर में हमेशा Ij नीचे होगा, रेसिप्रोकल में Ij ऊपर होगा। is defined as, ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए, वो पूरा उतारिए और ये जो डब्बे में लिखा है वो इसी के साथ अटैच है। ठीक है, उतारिए।
G22 के बाद G33 आप लोग निकालेंगे। हो गया? अप्लाई किए कि नहीं आप लोग फॉर्म? जनवरी से दिसंबर से सारे फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन्स पे डाल दीजिएगा, जैसे 1-2 फॉर्म अपना जो भी आपको लगे कि ठीक है एक बार जानना चाहिए, वो सारे फॉर्म्स डाल दीजिएगा। जैसे IIT JAM एक डाल दीजिए। चला गया? डाल दी थी आप? डाले मुकेश? क्यों? मैं उधर जाने का नहीं। क्या करेंगे आगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री IC से करेंगे? मैथमेटिक्स से क्यों नहीं? मैं उधर कुछ नहीं करता। IC में क्या रखा है? केमिस्ट्री बोर्ड से। अगर मैथ्स ठीक हो, मैथ्स ले लीजिएगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लोग मिलते भी नहीं हैं, है ना, जाते भी नहीं हैं, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री प्लस अपने इधर से कहीं अच्छा कोर्स नहीं देगी। जैसे अपने यहाँ का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिज़िक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉटनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये अपने यहाँ के डिपार्टमेंट की स्ट्रॉन्गनेस है। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस जगह से MSc कर रहे हैं, ये हमेशा दिमाग में रखें। क्यों आप लोगों की मार्कशीट और गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चों की मार्कशीट इक्विवेलेंट नहीं होती है? सोचा कभी? आप कॉलेज से कर रहे हैं, वो मेन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय हर जगह जाना जाएगा, MG-PG नहीं जाना जाएगा। ठीक है, तो उस ग्रेविटी को समझिए। हम ये नहीं कहेंगे कि मैथमेटिक्स ले लीजिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि एक बार उस बारे में विचार करिए। दूसरी चीज़, कोशिश करिएगा कि DDU में एडमिशन हो जाए, मेन फैकल्टी से पढ़े। मेरे साथ में एक बच्चा रिसर्च कर रहा है, पढ़ाई में खूब अच्छा है, नेट JRF क्वालिफाई है, एकदम बच्चों की तरह है और मेरी खूब मदद करता है। ठीक है, वो हमको बताया कि हम जब पहली बार उससे मुलाकात की, बोला कि मैम हम कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन साथ उठता बैठता था तो हमको ये लगता नहीं था उसके बातचीत करने के तरीके से कि वो मेन फैकल्टी का है। 8-10 दिन बाद पता चल गया, कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज से उसने BSc किया है। दोनों के ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। ठीक है, तो कॉलेज की वैल्यू नहीं होती है,
यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू होती है, पहली बात। दूसरी बात, अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमको जहाँ तक पता है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो शायद प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट में नहीं है। जैसे अपने यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट प्राइवेट है, वैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है आपका प्राइवेट है। प्राइवेट वाले 2 साल को कब 3 साल 4 साल में कन्वर्ट कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सब सोच विचार के करिएगा। मेरा फिज़िक्स पता है बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरा फिज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैथ्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिज़िक्स में मेरा बीएससी थर्ड ईयर में 93% आया था, मैथ्स में मेरा 92% आया था, 1% कम था। इन ओवरऑल बता रहे हैं। हमको गाइड किसने किया था? चतुर्वेदी सर ने। हमने उनसे बस एक बार पूछा कि सर हम क्या सब्जेक्ट लेके चलें, उन्होंने कहा तुम मैथमेटिक्स ले लो, ठीक है। और हम कहें ना कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, हमने ले लिया और उसका रिज़ल्ट हम आज देख रहे हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना परसेंट जाएगा फिज़िक्स में कभी नहीं जाएगा। मैथमेटिक्स में 96 चला गया तो फिज़िक्स में थोड़ी ना जाएगा, प्रैक्टिकल में कट जाएगा। हो गया भाई। G33 निकला आप लोगों का? हाँ, G33 निकालने के बाद G33 निकाल लीजिएगा तो हमको लगता है ये रिजल्ट आया होगा। G33 इज इक्वल टू 1/G33। क्यों भैया, ये है ना? नीचे से लिखिए सिमिलरली, ठीक इसी प्रोसीजर में हम आगे बढ़ेंगे। वी कैन से दैट, ठीक इसी प्रोसीजर से आप आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा GII इज इक्वल टू 1/GII। मेरे ख्याल से हमने आप लोगों को प्रूफ में गलत लिखवाया है, उसको ठीक कर लीजिएगा। हमने ये लिखवाया है GII इज इक्वल टू 1/GII लिखवाया है, ये ऊपर नहीं होगा नीचे होगा, है ना। इसको ठीक कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसमें ये ऊपर लिखवा दिया है मैंने, हम भी देख रहे थे लेकिन हम क्या चलो प्रूफ करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ये ऊपर नहीं होगा बल्कि कहाँ होगा? नीचे। ठीक कर लीजिएगा। फॉर एवरी I इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n। हो गया भाई। ये हमारा सेकंड पार्ट हमने प्रूफ कर लिया, है ना। अब फर्स्ट पार्ट की बारी। फर्स्ट पार्ट में दोनों इंडेक्स अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तो G12 निकालिए। नाउ G12 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ G12 इन G अपॉन G। किसका? देखिए यहाँ देखिए G11 0 0 0 0 G22 0 0 0 0 G33 0 0 0 0 GNN। पता नहीं कुछ तो आएगा, ठीक है। इसको देखिए G12 का मान कहता है कोफैक्टर ऑफ G12 इन G अपॉन G। ये हमारा G12 है, इसको ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए, सॉल्व करिए।
जैसे ही आप इसको और इसको ढक के सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों भाई, जैसे पीछे वाले में बताए थे 2x2 में और 3x3 में सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0, 0 अपॉन जी। इसका क्या मतलब होगा, G12 इज इक्वल टू 0। फिर निकालिएगा G13, को फैक्टर ऑफ G13 इन G अपॉन G। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, G13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, G1n निकालिएगा, वो भी क्या आएगा, 0। उतारिए यहाँ तक, फिर हम बोल रहे हैं वो निकालते चलिए। नाव के बाद से यहाँ तक उतारिए। G1 to G13 निकल गया, G12 निकला, G13 निकला, G1n निकालिए। वो भी ऐसे ही 0 आएगा। ठीक है, देखिए G12 हो गया, G13 हो गया, G1n निकालेंगे, G1n तो मिलेगा को फैक्टर ऑफ G1n इन G अपॉन G। दिस इम्प्लाइज G1n भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगेन ठीक इस तरह से G23 निकालेंगे तो मिलेगा को फैक्टर ऑफ G23 इन G अपॉन G। दिस इम्प्लाइज G23 भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इन द एबव मैनर ठीक ऊपर वाले की तरह आप कहेंगे Gij इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जब I और J आपस में बराबर ना हो। देख लीजिए बराबर नहीं है तो उसके लिए वैल्यू क्या मिल गई, 0। यही हमको प्रूफ करना था, उतार डालिए। आप लोगों को एक बार हम इक्लूडियन मैट्रिक स्पेस बताए थे ना, कहते एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है इक्लूडियन और रिमानियन में डिफरेंस। क्यों, अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम नहीं पढ़े हैं। अब आपको आते हुए इतना दिन हो गया कि आपको पीछे के सारे लेक्चर आने चाहिए, और अगर आपने उस दिन क्लास मिस की और नहीं आता है तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। क्लास रेगुलर करिए। और उसी में डिफरेंस करके बताएं। कहते ds² इज इक्वल टू डेल IJ क्रॉनिकल डेल्टा डेल IJ dxi dxj होता है तो उसको इक्लूडियन कहते हैं, और Gij होता है तो उसको रिमानियन कहते हैं।
ये फिक्स क्वेश्चन है, चाहे आप बीएससी करें, चाहे एमएससी, चाहे एंट्रेंस, तीनों 4 साल 5 साल पूछा जाएगा। हम 3rd ईयर में थे तब भी हमसे पूछा गया, एमएससी में थे तब भी पूछा गया, एंट्रेंस देने गए रिसर्च का तब भी पूछा गया, हर बार पूछा जाता है, फिक्स क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन रिमानियन मेट्रिक एंड यूक्लिडियन मेट्रिक, ds² इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा dxi dxj, ये यूक्लिडियन कहलाता है, और जब डेल की जगह gij हो जाता है तो वो रिमानियन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग उसी क्वेश्चन पे अप्रोच कर रहे हैं। हो गया ये आप लोगों का? बोले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। ये हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए।